अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आपके जाने पहचाने हरी मोहन जी, जिनके चैनल पे भी हम जाते भी रहते हैं और देखते भी रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। आरजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया और मुझे मौका दिया आपसे बात करने का। थैंक यू सो मच सर, हमेशा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये बताइए कि आपके जो कहना चाहिए फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, वैसे तो खैर बड़े फेमस हैं, वो पाकिस्तान में भी बहुत पसंद किए जाते हैं, लेकिन क्या उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जी अब पाकिस्तान से बात नहीं हो सकती है और वो एरा गुजर चुका है जिसमें कि बात की जाती। इस किस्म के नेगेटिव कमेंट को आप कैसे देख रहे हैं, या आपको लगता है कि साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पॉजिटिव बात होगी तो पॉजिटिव बात करेंगे, मतलब एक ही जगह पे जो आर्टिकल है या जो न्यूज है उसमें वो एक तरफ ये भी कह रहे हैं बात नहीं होगी और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हो भी सकती है अगर पाकिस्तान ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया तो। कैसे देख रहे हैं आप उनकी ऐसे स्टेटमेंट्स को? आरजू जी, थैंक यू, आपने मुझसे इस मामले में सवाल पूछा, लेकिन मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। जी जी श्योर। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं होगी, ऐसा भी नहीं कहा होगी। उन्होंने कहा सिचुएशनल बेसिस के ऊपर होगी, यानी जैसा हमें रिस्पॉन्स आएगा वैसा जवाब मिल जाएगा, सिंपल। और प्रॉब्लम अभी पता है क्या है, ये मुद्दा क्यों बना? दुनिया में डिप्लोमेसी का तरीका ही ये है। नॉर्मली अगर नॉर्मल कंट्रीज को देखा जाएगा तो उनके अंदर डिप्लोमेसी का तरीका ये है कि आप जैसा बिहेव करेंगे वैसा ही सामने से रिस्पॉन्स आएगा। अगर दो बराबर की कंट्रीज का मामला होता है, या फिर एक यूं कहें कि एक कॉन्फिडेंट कंट्री का मामला होता है, अभी प्रॉब्लम ये आ रही थी हमारे देश के अंदर कि नॉर्मली एक माइंडसेट बना हुआ था कि अगर पाकिस्तान खुश है तो हमें कम परेशान करेगा और पाकिस्तान नाराज है तो ज्यादा परेशान करेगा। लेकिन ये पक्का था कि परेशान करेगा। अब इसीलिए नॉर्मली कांग्रेस गवर्नमेंट जो होती थी वो कांग्रेस को, पाकिस्तान को बैक चैनल बहुत खुश रखने की कोशिश करती थी। सबके सामने तो बात नहीं करती थी, लेकिन बैक चैनल पूरी बातचीत होती थी। बैक चैनल में आपके वो जो कसूरी साहब है वो भी आ रहे होते थे, और उसके बाद वो जो दो चार रहे, वो मतलब बहुत सारे आपके डिप्लोमेट जो इवन आईएसआई तक के अंदर काम कर चुके हैं, वो लोग भी रिटायरमेंट के बाद इंडिया आते थे, उन यहाँ की खातिरदारी करते थे, खातिरदारी लेते थे, और लोग, ये इंडिया की गवर्नमेंट उनकी खातिरदारी करती थी। पहली बार पाकिस्तान को एक ऐसी गवर्नमेंट से पंगा लेना पड़ रहा है। इससे पहले शायद इंदिरा गांधी होती थी। इंदिरा गांधी ने भी पाकिस्तान के साथ वो 1971 वॉर कर ली सो कर ली। उसके बाद आप देखेंगे तो आपकी जो जियाउल हक थे, या उनसे पहले अयूब खान, जियाउल हक आए, उससे पहले वो आपके क्या नाम है, जुल्फिकार अली भुट्टो आए, और फिर जियाउल हक आए। दोनों के साथ इंदिरा गांधी ने डील किया, लेकिन इंदिरा गांधी दोनों के साथ अच्छा डील करती थी बहुत तरीके से, और तभी आपकी ऑपरेशन टोपैज और वो 1000 कट थ्योरी जो थी वो आगे बढ़ पाई। अब उसके बाद जितनी भी सरकारें आई वो अपनी प्रॉब्लम्स में इतना ज्यादा फंसी हुई थी कि वो कभी सोच ही नहीं पाई कि हम पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बिहेव कर पाए। उनमें से कभी किसी कोई सोच ही नहीं पाया, और यही एक बड़ा रीजन था कि पाकिस्तान जितनी ज्यादा बदतमीजियां करता था, इंडिया की तरफ से उसका रिस्पांस ना के बराबर आता था। बीजेपी वाले आते थे तो क्योंकि ये प्रो हिंदू हैं, राइट विंग कहलाते हैं, और पाकिस्तान बैशिंग इन्हें फलती है या अच्छा रिएक्ट करती है, तो हम देखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी भी ये स्टेप्स उठा सकते थे दोस्ती का। कांग्रेस अगर पाकिस्तान के साथ प्यार से बात करती तो उनको प्रॉब्लम होती, तो इसलिए बैक चैनल कांग्रेस बहुत अच्छी बात करती थी, फ्रंट पे ये लोग बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं, चुप रहते थे नॉर्मली। तभी कांग्रेस का कोई भी प्राइम मिनिस्टर आपको पाकिस्तान जाता हुआ नजर नहीं आएगा। बीजेपी के दोनों प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान होके आए हैं, और बीजेपी के टाइम पर दोनों प्राइम मिनिस्टर आपके सारे के सारे यहां पर आए हुए हैं। इमरान खान को छोड़ दिया जाए या जो भी है मामला, तो नवाज शरीफ से तो बीजेपी वालों की बहुत अच्छी बनती है। अब प्रॉब्लम आप लोगों को ये आ रखी है पाकिस्तान को कि और पूरी दुनिया को, इंडिया की तरफ से पहली बात, वो इंडिया को तरक्की करता हुआ झेल नहीं पा रहे। भाई इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, इंडिया पावरफुल हो रहा है, ये लोग आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आप समझ ही नहीं पा रहे कि इंडिया किस लेवल पर है, और समझ नहीं पा रहे तो ये समझ नहीं पा रहे कि इससे अब मुकाबला कैसे किया जाए, क्योंकि जितना ज्यादा इंडिया से मुकाबला कर रहे हैं उतना ज्यादा अपने चक्कर में फंस रहे हैं।
पता लगा हमारे यहाँ आपने 10 आतंकवादी भेजे और जो स्पेशल कमांडोज भेजे, एसओएस वगैरह जो भी होते हैं आपके, वो उसका बैकफायर कहो या कुछ भी, ऊपर वाला जो हम जिसे भगवान कहते हैं और आप अल्लाह कहते हैं, वो जो है वो आपको और ज्यादा परेशान कर रहा है कि आपने इतने हमारे सैनिकों को परेशान नहीं किया जिससे कहीं ज्यादा बलूचिस्तान और टीटीपी वालों ने निपटा दिए। तो अल्टीमेटली शांत तो कुछ भी नहीं है, ऊपर से भले ही शांत दिखाई दे रहा हो, लेकिन सुनने की कई बार आदत होती है। एक होता ना दोनों एक दूसरे की जड़ें काट रहे होते लेकिन ऊपर से प्यार से बात कर रहे होते हैं। इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन पहले ऐसा था, ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया और अमेरिका का रिलेशन देखेंगे तो अमेरिका से कुछ भी आता था तो कांग्रेस वालों को तो लगता था कि जैसे उनका कोई जीजा आ गया है, लिटरली ऐसे ही लगता था जैसे उनका कोई जीजा आ गया और बस वो पलक पावड़े बिछाए बिल्कुल तैयार हो जाते थे कि भाई साहब आ जाओ, बस आप आ गए। चाइना अगर आंखें दिखाता था तो ये घबरा जाते थे, बैक चैनल डिप्लोमेसी के अंदर सरेंडर तक करने की बात कर देते थे। पहली सरकार ऐसी आई है जो कि अमेरिका को, यूरोप के अंदर बैठ के कह रही है कि यूरोप को अपने इस डोगमा से बाहर आना पड़ेगा कि यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स बट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप प्रॉब्लम। पहली बार यूरोप को एक ऐसा जवाब देने वाला मिला जिसने स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में कहा कि आप रशिया के बारे में हमें कह रहे हैं, तब क्या था जब आप हमारे पड़ोस के डिक्टेटर को हथियार बेच रहे होते थे जब वो हमसे लड़ रहा था, आपने F-16 भी बेचा था। जब अमेरिका को आपने बैठा के सुना दिया कि आप कोई जो ये वाली पॉलिसी है कि आइदर यू आर अ फ्रेंड और एनिमी, ये गलत है, तो ये सब चीजें जो हैं वो अमेरिका और यूरोप को सुनने की आदत नहीं थी और पाकिस्तान को भी ऐसे सुनने की आदत नहीं थी। पाकिस्तान को तो जो रिएक्शन हुए वो रिएक्शंस झेलने की आदत नहीं थी कभी भी। क्या पाकिस्तान ने 1971 से लेकर 2014 तक या 2016 तक कभी सोचा था कि इंडिया वाले घुस के मारेंगे और सीने पे हाथ रख के सीना तान के कहेंगे मारा जो उखाड़ना है उखाड़ ले? मुझे नहीं लगता कि किसी को कहा होगा, कभी पाकिस्तान ने सोचा भी होगा। जब 2008 में इंडिया के ऊपर अटैक हुआ आरजू जी, तो आपको भी याद होगा, आप भी उस टाइम पर काफी यंग थे और मैं भी उस टाइम पर स्टूडेंट ही होता था, तो उस टाइम पर हम टीवी पे डिबेट सुनते थे। पाकिस्तान की तरफ से शायद ही कोई पैनलिस्ट होता था जो ये नहीं कहता था कि मत भूलो हम एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, मत भूलो हम एक न्यूक्लियर नेशन वो तो सर अभी भी कहते हैं। मगर सर एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि बैकडोर डिप्लोमेसी तो हर जमाने में हुआ करती है, तो उसमें अगर कांग्रेस करती थी या बीजेपी नहीं करती तो मतलब मुझे ये चीज आपकी नहीं समझ आई। देखिए, बैकडोर डिप्लोमेसी हर जमाने में होती है, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी में एक साथ बैठ के खीर खाना और बैकडोर डिप्लोमेसी में लेन देन की बात करके निपटा लेना और बैकडोर डिप्लोमेसी में ये समझा के आना कि बेटा तू यहां उंगली कर रहा है, तेरी गर्दन पे वहां वार होगा, वहां जन्नाटेदार पड़ेगा। और दूसरा, बैकडोर में तो बैठ के आप खीर खा रहे हो और फ्रंट पे कह रहे हो नहीं नहीं हम पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, वो पाकिस्तान जो है वो अच्छा कंट्री नहीं है, हम बात नहीं करते, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अबे क्रिकेट नहीं खेलोगे तो ना तो पाकिस्तान का कुछ बिगड़ना ना हिंदुस्तान का बिगड़ना, जन्नाटेदार मार के दिखाओ भाई पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में आया, बराबरी है और दुश्मनी है तो दुश्मनी ऐसे ही तो निभा के तो दिखाओ। अंदर खाते तो तुम अपने रिश्ते निभा रहे हो, अंदर खाते लंदन के अंदर प्रॉपर्टी खरीदनी होती है किसी, मान लिया पाकिस्तान ने प्रॉपर्टी खरीदनी है तो कांग्रेस वाला दलाली कर रहा है, और कांग्रेस वाले ने ब्लैक मनी लेके प्रॉपर्टी खरीदनी है तो पाकिस्तान वाला दलाली कर रहा है। कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हैं कि इंडिया की किसी आर्म्स डील के अंदर कोई डीलर पाकिस्तानी मिल जाए? कांग्रेस के जमानों में ऐसा होता था कि भले ही उसका नाम नहीं आ रहा, कहीं पेपर पे नहीं आ रहा, लेकिन बातचीत तो एक दूसरे को पाकिस्तानी करवा रहे होते थे। पता लगा इंडिया एम्यूनिशन खरीद रहा है, आर्म्स खरीद रहा है और सारी डिटेल्स पाकिस्तान के पास है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि राफेल खरीदने के नाम पर प्रधानमंत्री ने सारा मामला अपनी जेब के अंदर अपने पास रखा और चुपचाप जाके डील करके आ गए, किसी ने कुछ समझ में नहीं आया हुआ क्या। और पाकिस्तान को अब तक ये नहीं पता कि F-16 में लगे कौन से वेपन्स हुए हैं या उसकी स्ट्रेंथ क्या है। उससे पहले वाले वेपन्स की सारी जानकारी होती थी, खासकर 2004 से 14 के बीच में। अगर सर दो कंट्रीज जो दूसरे की दुश्मन मानती हो, चाहे गलत या सही, एक दूसरे की खबर तो रखते, आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान की मिलिट्री या हिंदुस्तान की गवर्नमेंट नजर रखती होगी कि पाकिस्तान के लोग क्या कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट क्या कर रही है?
आरजू जी, नजर रखने में, और भाई मेरी आपसे दुश्मनी है, आप मुझ पे नजर रखोगे ये नेचुरल है, मैं आप पे नजर रखूंगा नेचुरल, लेकिन अगर आप मेरे दुश्मन हैं और मेरा ही भाई या मेरा ही जो बॉस है, हम दो कंपनीज हैं, और मेरा बॉस आपको आपके साथ चाय पी के या दो ड्रिंक्स के अंदर दूसरे बंदे को या एनिमी कंट्री को अपने सारे राज दे देंगे, ले यार हमारे वेपन्स ये वाले लगे हैं, तो एंजॉय कर, और जो हमारे सीक्रेट एजेंट्स है वो मर रहे हैं। आप बताओ, पहले ये होता था कि कांग्रेस के मिनिस्टर्स अच्छा आप आरजू जी सोच कर देख सकते हैं, ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में आपके में भी है और हमारे में भी है, कि हमारी नोट छापने की जो करेंसी, जो प्रिंटिंग मशीन होती थी, उनकी मशीनें और डाई वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को बेचती थी, ये तो है ना। और पाकिस्तान ने उनको अब वो कबाड़ी की जो मशीनें थी वो इंडिया से पाकिस्तान को ही बेची जा सकती थी क्या? मतलब ये दलाली जो है ये किसने की और कैसे हुई कि कांग्रेस के मिनिस्टर पाकिस्तान को हमारी नोट छापने की मशीन दे रहे हैं, और उसके बाद महज 2 साल के अंदर हमारी इकोनॉमी के अंदर ब्लैक मनी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमसे हैंडल नहीं हो पाती। ये कौन जिम्मेदार था? ये कांग्रेस जिम्मेदार थी, ये थी कांग्रेस की जिम्मेदारी। और प्रॉब्लम ये है, लोग इस चीज को मानने को तैयार नहीं है कि अल्टीमेटली कांग्रेस खराब थी। मैं कह रहा हूं भाई वो थी, वो कह रहे ना 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 कांग्रेस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अरे भाई कांग्रेस में प्रॉब्लम ही तो ये थी। आजू जी इसे समझिए, ये चीज कोई मानता नहीं है, कोई नहीं मानता इस चीज को। और मानते इन द सेंस कांग्रेस वाले कहते हैं नहीं हमारी, अरे दलाली इसी को कहते हैं। आपके कंट्री को करेंसी बेचने की मशीन कैसे बेची गई, और असलियत में उसी कंपनी से शाही क्यों खरीदी गई, इंक नोट प्रिंट करने की इंक क्यों खरीदी गई, जिसके अंदर 20% का आपकी कंट्री का स्टेक है। ये दलाल बैठे थे कांग्रेस के अंदर। पहली बार पाकिस्तान को ये फील हुआ कि भैया ये दलालों की सरकार नहीं है, असली इंडियंस की सरकार है। लेकिन सर अगर इंडियन करेंसी प्रिंट करनी होगी तो वो तो किसी भी प्रिंटिंग मशीन से जिसमें करेंसी प्रिंट की जाती है नहीं हो जाएगी, या खास आपके ख्याल से, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उसकी, क्या खास अलग से कोई मशीन होती है क्या? ये तो मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल है कि अगर आपके पास प्रिंटिंग मशीन है नोट छापने की या नोट प्रिंट करने की, तो वो अगर प्रिंट करना चाहे तो कुछ भी प्रिंट हो सकता है। नहीं आरजू जी, अब फिर हम थोड़ा सा डाइवर्ट होंगे। करेंसी की प्रिंटिंग मशीन में, करेंसी के अंदर एक होता है पेपर, और उस पेपर की यूनिकनेस अपने आप में टोटली डिफरेंट होती है, वो यूनिक होता है। दूसरा होता है उसके ऊपर डिजाइनिंग। आप हमारी कंट्री के किसी भी नोट को उठाकर देखेंगे, अलग अलग जगह पे अलग अलग डिजाइनिंग होती है, और वो पर्टिकुलर डिजाइन्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर डाई में बनते हैं, और वो जो पर्टिकुलर डाई होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर्टिकुलर डिजाइन के साथ होती है, और वो जल्दी से या मैक्सिमम केसेस में कॉपी हो ही नहीं पाता। आप उसकी फर्स्ट कॉपी बना सकते हो लेकिन ओरिजिनल थोड़ा ना बना सकते हो। लेकिन आप सोच कर देखिए, आपने एक डाई बनाई, वो कॉपी थी। देखिए, डिजाइन देख के डाई बनाना बड़ा मुश्किल होता है, और आपको ओरिजिनल डाई मिल जाए, फिर आपने तो फिर करेंसी नोट्स को तो वही बना दिया ना जो असली वाले थे। भाई वही मशीन यहां छाप रही थी, वही मशीन पाकिस्तान में छाप रही है। आप ये सोचिए कि अल्टीमेटली ऐसा होता है, और हुआ भी इसीलिए था। और जब नोटबंदी हुई तो आपके कराची के अंदर वो हसवानी था, क्या नाम था, दोनों ब्रदर्स ने आत्महत्या करी थी, वो इसी वजह से हुई थी। 17,000 करोड़ खानानी एंड कालिया थे, उनकी कंपनी बंद हो गई। वो जो कंपनी का ऑनर था वो अगले दिन क्यों सुसाइड कर रहा है? 17,000 करोड़ रुपए की करेंसी जो थी वो प्रिंट की हुई रखी थी और इंडिया में पेनिट्रेट करने वाली थी, एक सेकंड के अंदर झटके से उखाड़ के फेंक दिया। यहां क्यों कांग्रेस को अब 10 साल तक होश नहीं आया कि करें क्या? क्योंकि इनका वो जो ब्लैक मनी का बिजनेस था वो खत्म हो गया। कांग्रेस की, और आप माने या ना माने, पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो भट्टा बैठा है वो 2016 के बाद से शुरू हुआ है।
क्योंकि पाकिस्तान एक पैरासाइट इकोनॉमी था इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर, और उस पैरासाइट इकोनॉमी के अंदर असलियत में क्या किया गया, वहां पाकिस्तान को इंडियन करेंसी के बदले में जो है सर्कुलेशन में डॉलर्स मिल जाते थे अलग अलग इंटरनेशनल मार्केट में। और दूसरा, आपकी करेंसी, आपकी जो पूरी इकोनॉमी डिपेंड करती थी किसके ऊपर, अफगानिस्तान के अंदर प्रोड्यूस होने वाली अफीम पे। अफगानिस्तान ने अफीम पैदा करने से मना कर दिया। आप सोच कर देखिए ना, जो जुलाई के अंदर आपके अफगानिस्तान कहता हम तो अफीम नहीं उगा रहे, अगस्त के अंदर आप लोगों ने उनको धमकी देना शुरू कर दिया, और सितंबर के अंदर आपने अफगानियों को कहा कि 50 लाख अफगानी जो है देश छोड़ के भाग जाएं 31 अक्टूबर तक। याद कीजिए, आपके यहाँ डेट्स यही तो है। क्यों? क्योंकि दर्द होना शुरू हो गया था। और सोचकर देखिए ये दर्द कितना गहरा था। वो अफीम की वजह से नहीं निकाल रहे थे, वो टेररिज्म की वजह से निकाल रहे थे। जो ये अफगान रेफ्यूजीज जो हैं उन्होंने वापस भी तो जाना ही है ना, कि पाकिस्तान कब तक मतलब बोझ उठाएगा। अमेरिका पैसे नहीं दे रहा, अमेरिका जब तक पैसा दे रहा था हमने रखा हुआ था। अमेरिका इतना तो पैसा दे भी नहीं रहा था। चलो ठीक है, अमेरिका ने पैसा देना बंद कर दिया। क्या अमेरिका इतना पैसा दे रहा था कि आप 50 लाख अफगानियों को अपने घर के अंदर रख लेंगे? अमेरिका ने दिया ही कितना? अमेरिका ने के नाम पे पैसा तो बहरहाल आता रहा है ना, इनको रखने का पैसा तो आता रहा है। अब वो पैसा बंद हो गया, कम हो गया, जो भी कह लें, तो उसके बाद इन्होंने कहा कि चलो निकालते हैं, अब हम क्यों उठाएं। मगर वो भी गलत था, क्योंकि बहुत से लोग यहीं पैदा हुए हैं, उनको कैसे उठा के कहेंगे कि चले जाओ। असलियत में अफगानियों की तरफ से दो सिस्टम आए। एक, अफगानों ने आपके लिए जिहाद करना बंद कर दिया। पहली बात, अफगानों के अंदर अगर वो जिहाद कर भी रहे थे तो वो टीटी में शामिल होंगे ना, वो कश्मीर में जिहाद करने थोड़ा ना आएंगे। और दूसरा, अब इसमें हमारी डिबेट एक अलग डिस्कशन अलग लेवल पे चली जाएगी, हमारे डॉक्टर एस जयशंकर रुक जाएंगे, लेकिन मैं इतना बता रहा हूं, दो रीजंस हैं। पहला, उन सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा, अफगानों ने अफीम की खेती करना बंद कर दिया, जिसकी सबसे बड़े डीलर्स आपकी कंट्री में बैठे हुए थे, और बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस, जो ब्लैक मनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की चलती थी, वो बंद हो गई। आप देखो, ये ऑफिशियल तो होता नहीं है। अब एक बात है, ये वो अफीम कहां से आती थी? वो अफीम अफगानिस्तान से आती थी। कहां आती? कराची में आती थी। कराची से पूरी दुनिया में जाती थी। और ये जो ड्रग्स, टेररिज्म और ब्लैक मनी के अगेंस्ट मोदी ने जो एफर्ट्स किए, उसका नतीजा आपके सामने है। नहीं, वो तो सही, लेकिन सर पाकिस्तान थोड़ी कोई अफीम उनसे कह रहा था उगाने के लिए, वो तो खुद अफीम का करते हैं अफगानिस्तान के लोग। तो मतलब मैं मानती हूँ बहुत सी गलती पाकिस्तान की होगी, लेकिन ये क्या अफीम का तो वो खुद भी, उनके पास और है क्या अफगानिस्तान में, हथियार और ड्रग्स। आज इतने बढ़िया गेहूं उगा रहे हैं, तब कुछ नहीं किया। आज इतने बढ़िया गेहूं उगा रहे हैं, अपने लिए गंदम उगा रहे हैं, और वो तभी तो उगा रहे हैं जब इंडिया ने कहा 200 करोड़ रुपीस हमारी तरफ से हम आपको मदद देंगे हर साल, पक्का, और उससे ज्यादा भी देंगे, आप ये अफीम उगाना बंद कर दो। उसने वो अफीम उगानी बंद कर दी। आज आपके सामने मामला, अफीम की खेतियां जलाई, अफीम उगानी बंद करी, तो दर्द किसको हुआ? जो ड्रग कार्टेल कराची में बैठा हुआ था। खैर, मैं जिस चीज पे आ रहा हूं, ऐसे शंकर, आप कभी डिटेल डिस्कशन कीजिएगा इस पर। देखिए, वो जो पैरासाइट इकोनॉमी बनी हुई थी, उसकी हो गई धज्जियां, उड़ा दी धज्जियां। तो पहली बार पाकिस्तान को ईमानदारी से पहली बार भारतीयों की सरकार मिली है, जो असली भारत की ताकत के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, वो दलाल नहीं है। पहले वाली कांग्रेस सरकार दलाल थी, और अटल बिहारी ईमानदार थे, लेकिन दलालों से घिरे हुए थे। और उससे पहले तो जोड़ तोड़ चल रही थी। इससे पहले अगर कोई ढंग की पीएम थी तो वो इंदिरा गांधी जी, जो पाकिस्तान को उसकी औकात में रखती थी। और इस बार ये है, और प्रॉब्लम मैंने जहां से शुरू किया था, मैं वहीं जाकर लेके रुक रहा हूं कि अल्टीमेटली पाकिस्तान को ऐसे जवाब सुनने की आदत नहीं है। पाकिस्तान को ऐसी पोस्चरिंग इंडिया की देखने की आदत नहीं है। 2008 में अटैक होता है, 2009 के अंदर बातचीत शुरू हो गई थी, 2010 में ट्रेड भी शुरू हो गया था। यहां पर आपने पुलवामा किया, उसके बाद रो पड़ा पाकिस्तान। एक बार तो जब पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया तो इंडिया की तरफ से एक मिसाइल अपने आप पाकिस्तान में चली गई थी, अपने आप जाके कहती है कि पाकिस्तान भाई तू कुछ कर नहीं रहा, कुछ तो कर। वहां हमें मैसेज मिल गया था कि भैया पाकिस्तान से मैसेज आया कि हम डरे हुए कांप रहे हैं। 2008 में जो हुआ था,
2019 के अंदर उसका रिएक्शन, 20 के अंदर उसका रिएक्शन देखने को जब मिला तो पता लगा कि अब तो रिवर्स हो गया है। अब जो शोर मच रहा है वो एस जयशंकर, जो इंडिया की, भारत की रियल पावर है, उसके दम पर बोल रही हैं। उसका बैकफायर भी आ रहा है लेकिन उसके दम पर बोल रहे हैं। और पाकिस्तान में शोर इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को ऐसे सवाल, ऐसे जवाब सुनने की आदत नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है और इसी वजह से सारा ये शोर शराबा है। जी आरजू जी, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर बहरहाल लोगों को जो है स्टेटमेंट की कुछ जाहिर है, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि कंफ्यूज हो रहे थे स्टेटमेंट को लेकर, लेकिन साथ साथ लोगों को इंतजार भी है। कई लोगों तो मुझसे इंडिया तक से ये पूछ रहे हैं कि अगर मोदी जी नहीं आए एससीओ में तो क्या डॉक्टर जयशंकर आएंगे। मैंने कहा ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन बहरहाल लोगों को इंतजार है कि मोदी जी जो हैं वो एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ आए। और पाकिस्तान ने भी खैर बहुत बहुत चीजें जो है वो लर्न की हैं, अपनी मिस्टेक्स जो है वो मेरा ख्याल है कि उनको अब नहीं। मैं एग्री नहीं करता। आप मुझे 2 स्टेप्स बता दो जिसमें पाकिस्तान ये कहे कि लेसन्स लिए हैं उसने अपने मिस्टेक्स से। सर वो तो एक्शन बताएगा ना, स्टेटमेंट से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पाकिस्तान स्टेटमेंट क्या दे रहा है। एक्शन तो पता लगे कि 2-4-10 को टांग दिया हो, किसी को मतलब हथियार, किसी आर्मी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया हो कि इंडिया से नहीं लड़ेंगे, टेररिज्म एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, या आपके 2-4-10 रेडिकल्स को जेल में डाल दिया हो। अरे रेडिकल्स के साथ तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि इंडिया, पाकिस्तान ने सबक ले लिया। कहां सबक लिया? तहरीक लब्बैक जो है आपकी पूरी की पूरी राजधानी को वो हॉस्टेज बना के रख लेती है और उसके बाद आप कहते हैं लेसन से लिए। आरजू जी, मैं एग्री नहीं करता, माफ कीजिएगा, आपके पाकिस्तान ने कोई सबक नहीं दिया। लेकिन शायद आगे ले ले सर, क्योंकि लोग सुनते हैं आजकल, सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है। अब जैसे लोग हैं पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी जिनको डेफिनेटली सुना जा रहा है, और कहीं ना कहीं आई होप के कुछ चेंज आएगा। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। आरजू जी, थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सर।